किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि कृषि के बाद देश में सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला क्षेत्र है टेक्सटाइल। साथ ही फैशन डिजाइनिंग में फोरकास्टिंग इस क्षेत्र के लोगों के लिए होगा मददगार साबित। नई दिल्ली में इंडिया शुगर बायो एनर्जी सम्मेलन का आयोजन। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, आने वाला भविष्य बायोफ्यूल का है और भारत शुगर और बायो एनर्जी में नंबर 1 की तरफ बढ़ रहा है और अब अन्नदाता बन रहे हैं ऊर्जादाता। देश में कृषि को बढ़ावा देने और फसल की गुणवत्ता में बढ़ोतरी के लिए सरकार राज्यों में खेतों की मिट्टी की जांच के लिए अलग अलग बना रही है प्रयोगशालाएं। राष्ट्रीय आजीविका मिशन के अंतर्गत संचालित स्वयं सहायता समूह बन रहा है ग्रामीण महिलाओं के लिए वरदान। महिलाएं समूह के साथ जुड़कर ऋण उठा रही हैं, खुद का रोजगार कर रही हैं, लखपति दीदी बन रही हैं। साथ ही समूह के जरिए ड्रोन दीदी और बीसी सखी बनने का भी मिल रहा है मौका। मुख्य समाचार के बाद खबरें विस्तार से। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि कृषि के बाद देश में सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला क्षेत्र टेक्सटाइल है। उन्होंने कहा कि फैशन डिजाइनिंग में फोरकास्टिंग इस क्षेत्र के लोगों के लिए मददगार साबित होगा। एग्रीकल्चर के बाद देश में रोजगार देने वाला अगर कोई विभाग है तो वो टेक्सटाइल किसान से भी जुड़ा है और टेक्सटाइल इंडस्ट्री से भी जुड़ा है। आने वाले दिन में आने वाले दिन में ये दुनिया 50,000 करोड़ का तो केवल भारत मार्केट होने वाला है। विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए देश में आधारभूत ढांचे और उसमें उपयोग होने वाली सामग्रियों की भी मांग बढ़ेगी। CII द्वारा दिल्ली में आयोजित स्टील समिट कार्यक्रम में भारी उद्योग और स्टील राज्य मंत्री भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा ने कहा कि जैसे जैसे हमारी इकॉनमी विकसित होगी वैसे वैसे देश में स्टील की मांग भी बढ़ेगी। स्टील का उत्पादन काफ़ी बड़ा है और आज हम विश्व के दूसरे सबसे बड़े स्टील उत्पादक हैं। आप हमें विकसित भारत को ध्यान में रखते हुए स्टील उत्पादन को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाना है। और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि आने वाला भविष्य बायोफ्यूल का है। भारत शुगर और बायो एनर्जी में नंबर 1 की तरफ बढ़ रहा है और अब अन्नदाता ऊर्जादाता बन रहे हैं। नई दिल्ली में इंडिया शुगर बायो एनर्जी सम्मेलन में उन्होंने बताया कि भारत और ब्राजील बायो एनर्जी में साथ मिलकर काम करेंगे। तकनीक को साझा करने से किसानों और उद्योगों को लाभ भी मिलेगा। After the crash of the sugar prices in 2017 and 18, under the leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi, minimum selling price of MSP of the sugar was introduced in 2018 to protect the interest of the farmers and sugar industry. With the introduction of the MSP, the era of pending cane dues of the farmers has become a thing of past. For our government, farmers are always the top priority. बिहार में ज़मीन की रजिस्ट्री कराने वाले लोगों को जल्द ही बड़ी सहूलियत मिलने वाली है। यहां अब ATM की तरह मशीन से ई-स्टैम्प मिलेंगे। इससे स्टैम्प की कालाबाजारी रोकने में बड़ी मदद मिलेगी। बिहार में स्टैम्प पेपर की कालाबाजारी बीते दिनों की बात होने वाली है। सरकार ने पुख्ता इंतजाम कर लिया है। अब स्टैम्प पेपर की बिक्री केवल ATM की जैसी मशीन से होगी, जिसे कोई भी व्यक्ति खुद से चला सकेगा
और ई स्टैम्प पेपर प्राप्त कर सकता है। बिहार सरकार राज्य में फिजिकल स्टाम्प को हटाकर ई स्टाम्प प्रणाली को पूरी तरह से लागू करने जा रही है। इससे आम लोगों को रजिस्ट्री कराने में काफी सहूलियत मिलेगी। फिलहाल इस फ्रैंकिंग मशीन को राज्य मुख्यालय में टेस्टिंग के तौर पर लगाया जाएगा। बाद में इसे सभी निबंधन कार्यालय समेत अन्य स्थानों पर लगाया जाएगा। एटीएम की तरह स्टाम्प वेंडिंग मशीन से स्टाम्प बेचने की व्यवस्था करने वाला बिहार पहला राज्य होगा। बता दें कि अभी स्टाम्प की बिक्री कोऑपरेटिव बैंक के माध्यम से की जा रही है। आम लोगों की सुविधा के लिए फ्रैंकिंग मशीन के माध्यम से 1000 रुपये की न्यायिक स्टाम्प की बिक्री हो रही है। हाईकोर्ट समेत 40 व्यवहार कोर्ट और निबंधन कार्यालयों में ई कोर्ट फीस की बिक्री फ्रैंकिंग मशीन से होती है। इससे लोगों को लंबी लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। इससे लोग को फायदा होगा जो अधिक पैसा लेता था उसमें फायदा होगा। उसके बाद जो भीड़ भाड़ रहता था उसमें भी कटौती होगा और जो ब्लैक मार्केटिंग होता था उससे बचत होगा। निबंधन विभाग ई स्टाम्प की सहज उपलब्धता को लेकर नई पहल कर रहा है। अभी जिस तरह एटीएम से मनचाही राशि निकाली जा सकती है, उसी तरह भविष्य में जरूरत के अनुसार राशि का ई स्टाम्प भी निकाला जा सकेगा। इस नई व्यवस्था से जमीन फ्लैट की रजिस्ट्री के लिए इस्तेमाल होने वाले ई स्टाम्प की किल्लत दूर हो जाएगी। इससे अब लोगों को लंबी लाइन में भी नहीं लगना पड़ेगा। अगर एटीएम मशीन जैसे होती है कि एटीएम से कैश मिल जाता है तुरंत, उस टाइप से अगर सरकार कुछ करती है स्टाम्प पेपर के लिए तो बढ़िया होता। अभी बारिश में हम लोग भीग रहे हैं। मान लिए अगर स्टाम्प जगह जगह मिलने लगे एटीएम से या से, तो हम लोगों को व्यवस्था ठीक हो जाएगा। उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग ने स्टाम्प पेपर की बिक्री के लिए नया सॉफ्टवेयर बनाया है। फिजिकल स्टाम्प पेपर की छपाई मोटे कागज पर होती है। इसमें नकली स्टाम्प पेपर के भी कई मामले हाल के दिनों में सामने आए थे। अब नई व्यवस्था से इन सभी चीजों पर लगाम लगाने पर मदद मिलेगी। फ्रैंकिंग मशीन से ई स्टैम्प पेपर की बिक्री शुरू होने से लोगों को सबसे बड़ी राहत ये मिलेगी कि उन्हें लाइन में लगना नहीं पड़ेगा। इसके साथ ही मनचाहा स्टैम्प पेपर अपनी ज़रूरत के हिसाब से प्राप्त कर सकेंगे। डीडी न्यूज़ के लिए पटना से मधुरेश नारायण। देश में कृषि को बढ़ावा देने और फसल की गुणवत्ता में बढ़ोतरी के लिए सरकार राज्यों में खेतों की मिट्टी की जांच के लिए अलग अलग प्रयोगशालाएं बना रही है। सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में ही इन जिलों के एक अनुमंडल के प्रखंड मुख्यालय के ई किसान भवन में स्थापित कराने का निर्देश दिया है। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। खेतों की मिट्टी की जांच के लिए सरकार 10 जिलों के एक प्रखंड में अनुमंडल स्तरीय प्रयोगशाला की स्थापना कराएगी। इसके लिए कृषि विभाग ने प्रति प्रयोगशाला 75 लाख रुपए का प्रावधान किया है। इन जिलों में पूर्णिया, सिवान, मुजफ्फरपुर, पश्चिम चंपारण, सहरसा, दरभंगा, बक्सर, नालंदा, बेगूसराय और औरंगाबाद जिले का चयन किया गया है। सरकार ने चालू वित्त वर्ष 2024-25 में ही इन जिलों के एक अनुमंडल के प्रखंड मुख्यालय के एक किसान भवन में स्थापित करने का निर्देश दिया है। प्रत्येक मिट्टी जांच प्रयोगशाला की स्थापना पर 75 लाख रुपए खर्च होंगे। नए मिट्टी जांच प्रयोगशाला की स्थापना के बाद राज्य में मिट्टी जांच प्रयोगशाला की संख्या बढ़कर 63 हो जाएगी। नई मिट्टी जांच प्रयोगशाला की स्थापना के लिए 8,31,62,000 रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही राज्य स्तर पर कार्यरत जैव उर्वरक एवं जैविक उर्वरक नियंत्रण प्रयोगशाला को सुदृढ़ करने के लिए 45 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। मिट्टी जांच प्रयोगशाला की स्थापना होने से किसानों की खेती की मिट्टी जांच में सुविधा बढ़ेगी। मिट्टी जांच से पता चल जाता है कि खेत की मिट्टी में किस तरह के पोषक तत्वों की कमी है। मिट्टी जांच के आधार पर किसान खेत में खाद का प्रयोग करते हैं तो खेत की उर्वरता बनी रहती है, जिससे किसानों को फसल उत्पादन बेहतर मिलता है। अभी बिहार में 38 जिला मुख्यालयों में मिट्टी जांच प्रयोगशाला है। अनुमंडल स्तर पर गया, बोधगया, मुंगेर के तारापुर और भागलपुर के नवगछिया में मिट्टी जांच प्रयोगशाला पिछले वर्ष स्थापित की गई हैं। प्रमंडल स्तर पर 9 चलंत मिट्टी जांच प्रयोगशालाएं हैं। 3 रेफरल मिट्टी जांच प्रयोगशाला हैं। इनमें से एक पटना, एक बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में है। रेफरल मिट्टी जांच प्रयोगशाला में जिलों में होने वाली मिट्टी जांच की गुणवत्ता को जांचा जाता है। चालू वित्तीय वर्ष में 5 लाख किसानों के खेतों के मिट्टी जांच का लक्ष्य सरकार ने रखा है। ब्यूरो इनपुट के साथ संगीता अग्रवाल की रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
और मध्य प्रदेश सरकार किसानों की आय दुगना करने और राज्य के गांवों को स्वावलंबी एवं स्वच्छ और निर्मल बनाने के लिए वृंदावन ग्राम योजना शुरू कर रही है। इस योजना के तहत पशुपालन और दुग्ध उत्पादन के साथ ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के उपयोग से ग्रामों को नया स्वरूप मिलने की उम्मीद है। भोपाल से डीडी न्यूज संवाददाता आदित्य श्रीवास्तव की ये खास रिपोर्ट। किसानों की आय बढ़े, इसको लेकर राज्य की सरकार लगातार प्रयास कर रही है। केवल किसान खेती के जरिए ही अपनी आय नहीं बढ़ा सकें, बल्कि अन्य स्रोतों के जरिए भी किसानों की आय बढ़ सके, इसको लेकर राज्य की सरकार ने एक और कदम आगे बढ़ाया है। मध्य प्रदेश की सरकार वृंदावन ग्राम योजना शुरू करने जा रही है। इस योजना के जरिए मध्य प्रदेश के सभी विकास खंडों के किसी एक गांव को वृंदावन ग्राम घोषित किया जाएगा और वहां पर आर्थिक गतिविधियों के जरिए किसानों की आय बढ़ाने के काम किए जाएंगे। मध्य प्रदेश की सरकार ने प्रदेश के प्रत्येक विकास खंड में एक वृंदावन गांव विकसित करने की योजना बनाई है। इस योजना का नाम वृंदावन ग्राम योजना रखा गया है। इस योजना को डॉक्टर मोहन यादव की कैबिनेट ने मंजूरी भी दे दी है। इस योजना के तहत राज्य के सभी 313 विकास खंडों के किसी एक गांव का चयन किया जाएगा। उस गांव को वृंदावन ग्राम का नाम दिया जाएगा। इस योजना के तहत दुग्ध उत्पादक के काम को बढ़ाकर किसानों की आय 2 गुना करने का प्रयास होगा। उद्यानिकी और औषधीय फसलों की खेती को बढ़ाने के काम होंगे। गोबर आधारित गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जाएगा। गौशाला की स्थापना होगी। गांव के सभी आवासों को पीएम सूर्य घर बिजली योजना से जोड़ा जाएगा। पुस्तकालय और खेल मैदान के साथ ही लघु वनोपजों एवं संवर्धन केंद्र की स्थापना की जाएगी। साथ ही श्री अन्न के उत्पादन को बढ़ाने आदि कार्य किए जाएंगे। हर विकास खंड के एक गांव को चयन किया जाएगा और वृंदावन ग्राम का नाम दिया जाएगा, जिससे जो भी ऐसे कार्य हैं जिसको हम नवाचार मानते हैं, वो सारे कार्य जब एक गांव में विकसित होकर तैयार होगा तो फिर उस तरीके से अन्य गांवों के विकास के लिए उस दिशा में आगे बढ़ने का एक उदाहरण के रूप में ये वृंदावन ग्राम स्थापित किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार इस योजना के जरिए इन गांवों को स्वावलंबी, स्वच्छ और निर्मल बनाने का प्रयास करेगी। इनमें सामुदायिक भवन, सार्वजनिक शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं भी होंगी। सरकार का मानना है कि सभी नवाचारों को अपनाकर जब गांव के विकास का मॉडल तैयार होगा, उसको भविष्य में बाकी गांवों में भी लागू किया जाएगा। भारत को अगर आत्मनिर्भर बनना है तो किसान को आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा। भारत गांव में बसता है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भारत की अर्थव्यवस्था पर सीधा असर डालती है। ऐसे में वृंदावन ग्राम योजना भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण रोल तो अदा करेगी, साथ ही किसान को आत्मनिर्भर भी बनाएगी। कैमरामैन गौरव निरगुड़कर के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज़, भोपाल। राष्ट्रीय आजीविका मिशन के अंतर्गत संचालित स्वयं सहायता समूह ने उत्तर प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में महिलाओं की जिंदगी बदल दी है। महिलाएं समूह के साथ जुड़कर ऋण उठा रही हैं, खुद का रोजगार कर रही हैं, लखपति दीदी बन रही हैं। साथ ही समूह के जरिए ड्रोन दीदी और बीसी सखी बनने का मौका भी मिल रहा है। उत्तर प्रदेश की झांसी से देखते हैं हमारे संवाददाता धीरज कुमार की ये खास रिपोर्ट। झांसी जनपद के बड़ा गांव ब्लॉक की रानी कुशवाहा ऐसी महिला हैं जिनकी जिंदगी तंगी में गुजरी है। तिनका तिनका जुटाने के बाद भी जिंदगी बेपटरी रही, लेकिन रानी ने हार नहीं मानी। समय के साथ साथ संघर्ष का रास्ता चुनती गई। तभी रानी को शेरावाली स्वयं सहायता समूह से जुड़ने का मौका मिला। फिर यहीं से पलटी किस्मत। समूह ने रानी को समृद्धि की राह दिखा दी। ग्रुप के जरिए रानी ने 1 लाख रुपए का ऋण लेकर अपने ही घर में श्रृंगार की दुकान खोली। शादियों के श्रृंगार, लहंगा और हार किराए पर जाने लगी। साल पूरा होते होते रानी की कमाई 4 गुना बढ़ गई। आज हमें 2 साल हो गए दुकान खोल के। हमने समूह से 1 लाख रुपए निकाला था। 1 लाख से आज आप वैसे कोई मानेगा नहीं हमारे यहाँ कि इतना सारा इतने का सामान होगा, हम आपको बिल दिखाएंगे, तो कम से कम 4 लाख पे पहुँच चुके हैं हम। झांसी के गढ़मऊ गांव की निवासी रानी देवी नमो ड्रोन दीदी बनी है। रानी को हैदराबाद से 15 दिनों का प्रशिक्षण मिला। रानी गांव में ड्रोन से फसलों की निगरानी, कीटनाशकों और उर्वरकों का छिड़काव, बीज बुआई जैसे काम को आगे बढ़ा रही हैं। खेती में तकनीक को बढ़ावा दे रही हैं, जिसका लाभ रानी को भी मिला है। वो लखपति दीदी में शुमार हो गई हैं।
मेरा नाम नमोडोन दीदी में गया। मैं ट्रेनिंग के लिए हैदराबाद गई। हैदराबाद मैंने 15 दिन ट्रेनिंग ली। मैंने ड्रोन चलाना सीखा। पहले एक सपना जैसा लगता था कि गांव का भी कोई आदमी लखपति हो सकता है, तो अब ये सपना पूरा भी होता हुआ दिख रहा है। लगभग हम लोगों के यहाँ पे 7,500 समूह हैं और उसमें लगभग 77,000 महिलाएं जुड़ी हुई हैं। पिछले वर्ष को अगर हम देखें तो लगभग 6,000 से ऊपर की महिलाएं जो हैं वो लखपति दीदी का लक्ष्य अपना पूरा कर चुकी हैं। घर घर बैंकिंग सेवा पहुंचाने वाली भारती पांडे बीसी सखी हैं। भारती ने भी स्वयं सहायता समूह से जुड़कर 75,000 रुपए का लोन लिया और अब गांव में बैंक बन गई है। जैसे पेंसिल वगैरह का पैसा निकलवाने आते हैं तो उनका पैसा निकाल देते हैं। जो मजदूरी व्यक्ति हैं वो भी आते हैं पैसा निकालने। जो व्यक्ति नहीं आ पाते तो उनके घर पे जाके पैसा निकालते हैं। जब तक ये 50% जो तबका है महिलाओं का, जब तक ये इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होगा, तब तक जो ग्रोथ हम एक्सपेक्ट करते हैं, जिस विजन से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय योगी जी कहते हैं कि एक विकसित भारत की बात करते हैं, वो तब तक पूरा नहीं हो पाएगा जब तक हम इस 50% चंक को हम अपने साथ लेके नहीं चलेंगे। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ने ग्रामीण अंचल में ऐसी महिलाओं की एक फहरिस्त तैयार की है। आंकड़ों की बात करें तो मिशन के जरिए इस साल देश की 2 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाना है। अकेले उत्तर प्रदेश के झांसी जिले की 18,000 महिलाएं लखपति बनने की फहरिस्त का हिस्सा हैं। सबसे अहम, आधी आबादी मजबूत हो रही है, स्वावलंबन की लकीर खींच रही है। ग्रामीण विकास मंत्रालय की पहल से अब गांव की महिलाएं भी आत्मनिर्भर बन रही है, खेती में तकनीक का इस्तेमाल कर रही है। ये महिलाएं पहले सेल्फ हेल्प ग्रुप का हिस्सा बनती है और सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए अपने काम को आगे बढ़ाती है, जिसकी बानगी है ये ड्रोन दीदी। कैमरामैन संदीप के साथ धीरज कुमार, DD न्यूज़, झांसी। और आइए अब जानते हैं मंडी भाव। गुरुवार को ज्यादातर मंडियों में अरहर का कारोबार उतार चढ़ाव के साथ हुआ। राजकोट और मिर्जापुर मंडी में इसके सौदों में नरमी नजर आई, जबकि प्रयागराज और कानपुर मंडी में तेजी दर्ज हुई। एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में नरमी के साथ कारोबार हुआ। 25 सितंबर को यहां अरहर का भाव था 9,325 रुपए। 26 सितंबर को ये 450 रुपए गिरकर 8,875 रुपए क्विंटल रह गया। उत्तर प्रदेश की मिर्जापुर मंडी में भी कमजोरी का रुख रहा। यहां 25 सितंबर को अरहर का भाव 10,335 रुपए था। 26 सितंबर को इसमें 35 रुपए की सुस्ती आई और भाव 10,300 रुपए क्विंटल रह गया। जबकि उत्तर प्रदेश की प्रयागराज मंडी में अरहर के सौदे तेज भाव पर हुए। यहाँ 25 सितंबर को अरहर का भाव 10,740 रुपए क्विंटल था, जो 26 सितंबर को 110 रुपए बढ़कर 10,850 रुपए हो गया। उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में भी अरहर के कारोबार में बढ़त देखने को मिली। यहाँ 25 सितंबर को अरहर का भाव 10,450 रुपए था। 26 सितंबर को इसमें 50 रुपए की तेजी आई और भाव 10,500 रुपए क्विंटल हो गया। घरेलू स्तर पर इस साल खरीफ अरहर की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2023-24 के दौरान खरीफ अरहर की पैदावार 34,17,000 टन होने की उम्मीद है, जबकि बीते साल इसकी उपज 33,12,000 टन रही थी। यानी इस साल खरीफ अरहर की पैदावार में 1,05,000 टन की बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि उपज मंडियों में लहसुन की आवक सामान्य बनी हुई है। गुरुवार को ज्यादातर मंडियों में लहसुन का कारोबार सुस्ती के साथ हुआ, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान लहसुन के भाव स्थिर रहे। एगमार्क नेट के मुताबिक महाराष्ट्र की पुणे मंडी में लहसुन के कारोबार में नरमी का रुख देखने को मिला। यहाँ 25 सितंबर को लहसुन का भाव था 26,500 रुपए। 26 सितंबर को लहसुन का भाव 4,000 रुपए लुढ़क कर 22,500 रुपए रह गया। राजस्थान की कोटा मंडी में भी लहसुन के सौदे सुस्ती के साथ हुए। यहाँ 26 सितंबर को लहसुन का भाव 2,000 रुपए गिरकर 20,000 रुपए से 18,000 रुपए रह गया। उत्तर प्रदेश की खैर मंडी में गिरावट का सिलसिला जारी रहा।
25 सितंबर को लहसुन का भाव रहा 16,000 रुपए। 26 सितंबर को इसमें 2,000 रुपए की कमजोरी आई और भाव 14,000 रुपए क्विंटल पर आ गया। वहीं गुजरात की दाहोद मंडी में इस दौरान लहसुन के भाव स्थिर रहे। यहाँ दोनों दिन यानी 25 और 26 सितंबर को लहसुन का भाव 29,000 रुपए पर बरकरार रहा। इस साल घरेलू स्तर पर लहसुन की उपज में कमी देखने को मिल सकती है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक लहसुन की पैदावार साल 2022-23 के दौरान 33,68,821 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान लहसुन की उपज 35,23,436 टन रही थी। यानी इस साल घरेलू स्तर पर लहसुन की पैदावार बीते साल से करीब 1,54,000 टन कम होने की उम्मीद है, जिसका असर लहसुन के बाजार भाव पर पड़ सकता है। और आइए बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं AI कृष और आज हम हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। मौसम को ध्यान में रखते हुए हिमाचल प्रदेश के किसान टमाटर की फसल पर लेट ब्लाइट के हमले की निगरानी करें। साथ ही रस चूसने वाले कीटों को नियंत्रित करने के लिए उचित कीटनाशकों का छिड़काव करें। वर्तमान मौसम की स्थिति में टमाटर की फसलों पर फल मक्खी का हमला होने की संभावना है। ऐसे में फसल की उचित देखभाल करते रहें। साथ ही टमाटर की पकी हुई फसल की समय पर कटाई कर लें। हिमाचल के किसान मूली, धनिया, चुकंदर और मेथी जैसी फसलों की सीधी बुवाई कर सकते हैं। यहाँ के किसान साफ मौसम देखकर मटर की बुवाई कर लें। साथ ही हिमाचल के किसान लहसुन की बुवाई के लिए खेत तैयार करें। साफ मौसम में यहाँ के किसान सब्जी फसल में निराई गुड़ाई का काम भी कर सकते हैं। हिमाचल के किसान मक्का की कटाई कर लें। साथ ही प्राप्त उपज को धूप में सुखाकर भंडारित करें। उत्तराखंड के किसान मध्य पर्वतीय क्षेत्र में प्याज की नर्सरी में बुवाई शुरू कर सकते हैं। प्याज की बुवाई से पहले बीजोपचार जरूर कर लें किसान। यहाँ के किसान मूली की फसल में शुष्क मौसम होने पर बुवाई के तुरंत बाद हल्की सिंचाई और 3 से 4 पत्ते आने पर दूसरी सिंचाई कर लें। वहीं गाजर की फसल में अंकुरण होने के बाद नियमित रूप से निराई गुड़ाई करें। साथ ही गाजर की पौध से पौध की दूरी 6 से 10 सेंटीमीटर रखें। उत्तराखंड के किसान चुकंदर की फसल में बुवाई के बाद मिट्टी में नमी के आधार पर पहली सिंचाई कर लें। साथ ही सिंचाई करते समय मौसम पूर्वानुमान का खास ख्याल रखें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। ये समय मूली की बुवाई के लिए बेहतर है। इस समय किसान मूली की पूसा मृदुला किस्म लगा सकते हैं। मूली की इस किस्म की बुवाई सितंबर से फरवरी तक की जा सकती है। खास बात ये है कि ये किस्म पूरे भारत में लगाई जा सकती है। 1 हेक्टेयर में बुवाई करने पर इसकी 135 क्विंटल तक उपज ली जा सकती है। इस मूली की जड़ लट्टू के आकार की होती है और इसका रंग चमकीला लाल होता है, मुलायम होती है और इसका स्वाद काफी तीखा होता है। इसकी पत्तियां गहरे रंग की होती हैं। बुआई के 20 से 25 दिनों के बाद ये तैयार हो जाती है। किसान बुआई से पहले खेतों को जोतकर एकदम समतल कर लें। साथ ही खेत में से खरपतवार को भी पूरी तरह से निकाल लें। बुआई के लिए 8 से 10 किलो बीज 1 हेक्टेयर के लिए काफी रहेंगे। बुआई करते समय पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें। बुआई के बाद 6 से 7 दिन के अंतराल पर फसल में सिंचाई करें। मूली में चेपा होने का खतरा बना रहता है। इससे बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। दवाओं के छिड़काव से पहले फसल पर नीम के घोल या नीम के तेल का छिड़काव करें। कोई फर्क नजर नहीं आए तभी दवाओं का छिड़काव करें। और आइए अब जानते कुछ और खबरें खास खबर में।
मुद्दा घोटाला विवाद के बीच कर्नाटक सरकार ने राज्य में मामलों की जांच के लिए सीबीआई को दी गई सामान्य सहमति वापस ले ली है। राज्य सरकार के इस फैसले पर भाजपा हमलावर है। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा है कि कांग्रेस भ्रष्टाचार की दुकान बन गई है। आंध्र प्रदेश सरकार ने गुंटूर रेंज के आईजी सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी को तिरुपति लड्डू प्रसादम में मिलावटी घी के इस्तेमाल के मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल एसआईटी का प्रमुख नियुक्त किया है। एसआईटी प्रसादम तैयार करने के लिए पशु चर्बी वाले मिलावटी घी की खरीद और पिछली सरकार द्वारा सत्ता के दुरुपयोग समेत कई मुद्दों की जाँच करेगी। संसद की कुल 24 स्थायी समितियों का गठन कर दिया गया है। इसमें विभिन्न दलों के संसद सदस्यों को अहम समितियों की जिम्मेदारी दी गई है। बीजेपी के बी मेहताब को वित्त संबंधी समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वहीं विदेश मामलों की समिति की अध्यक्षता कांग्रेस नेता श्री शशि थरूर को सौंपी गई है, जबकि गृह मामलों की समिति की अध्यक्षता बीजेपी के राधा मोहन दास अग्रवाल करेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि इस त्योहारी सीजन में 108 ट्रेनों में जनरल कोच बढ़ाए गए हैं। छठ पूजा और दिवाली स्पेशल ट्रेनों के लिए 12,500 कोच मंजूर किए गए हैं। 2024-25 में आज तक कुल 5,975 ट्रेनें अधिसूचित की गई हैं। इससे 1 करोड़ से अधिक यात्रियों को भीड़ के दौरान घर जाने की सुविधा मिलेगी। केंद्र सरकार ने नागरिकों के डेटा सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने आधार और पैन कार्ड की जानकारी उजागर करने वाली कई वेबसाइटों को ब्लॉक कर दिया है। ये कार्रवाई भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा शिकायत दर्ज करने के बाद की गई। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में दुनिया की 133 अर्थव्यवस्थाओं में भारत 39वें स्थान पर पहुंच गया है। मध्य और दक्षिण एशिया की 10 अर्थव्यवस्थाओं में भारत पहले स्थान पर है। इस समूह में ईरान दूसरे स्थान पर है। उसके बाद कजाकिस्तान का स्थान है। उज़्बेकिस्तान इस क्षेत्र में अपना चौथा स्थान बरकरार रखे हुए है। श्रमिकों, विशेषकर असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को समर्थन देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए केंद्र सरकार ने परिवर्तनीय महंगाई भत्ते VTA में संशोधन करके न्यूनतम मजदूरी दरों में वृद्धि की घोषणा की है। इसका उद्देश्य श्रमिकों को बढ़ती जीवन यापन लागत से निपटने में सहायता करना है। भारत 6G प्रौद्योगिकी के साथ दूरसंचार क्षेत्र में क्रांति लाने की दहलीज पर है। सरकार ने नीति ढांचे, अनुसंधान निधि और परीक्षण और नवाचार के लिए स्पेक्ट्रम आवंटन के माध्यम से आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्धता जताई है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य M सिंधिया ने भारतीय 6G गठबंधन के साथ बैठक के दौरान ये बात कही। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी तेज हो गई है। आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों की समीक्षा के लिए चुनाव आयोग का एक प्रतिनिधिमंडल 2 दिन के राज्य दौरे पर मुंबई पहुंचा। मुंबई में कई राजनीतिक दलों और विभागीय अधिकारियों के साथ आज बैठक। प्रवर्तन निदेशालय ने हरियाणा के कांग्रेस विधायक राव दान सिंह व उनके बेटे अक्षत सिंह के ठिकानों पर छापेमारी की है। छापेमारी के दौरान ईडी की टीम ने करीब 45 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है। बिहार के छात्रों के साथ पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में हुई पिटाई को लेकर JDU नेता नीरज कुमार ने इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि जैसी राज्य सरकार को जानकारी मिली उस पर पुलिस मुख्यालय ने तुरंत कार्रवाई की है। और इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।